सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें, जिसके लेखक अनुपम मिश्र हैं, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम ये जानेंगे कि राजस्थान में जो जल की समस्या है उसका समाधान लेखक ने किस तरह से बतलाया है। साथ ही जो जमीन है वहाँ गहराइयों में पानी विद्यमान है, वे पानी किस तरह से राजस्थान के लोगों की प्यास को बुझाता है, उसका अध्ययन भी हम इस पाठ में करेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ के लेखक अनुपम मिश्र का परिचय जान लेते हैं। अनुपम मिश्र भारतीय पर्यावरणविद है। इनका जन्म वर्धा महाराष्ट्र में सन 1948 में हुआ था और इनकी मृत्यु दिसंबर 2016 में हुई थी। ये भारत के जाने माने लेखक, संपादक, छायाकार और गांधीवादी पर्यावरणविद थे। गांधीवादी विचारधारा से युक्त पर्यावरण की रक्षा करने वाले थे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन चेतना जगाने और सरकारों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में वह तब से काम कर रहे थे जब देश में पर्यावरण रक्षा का कोई विभाग ही नहीं खुला था। आरंभ में बिना सरकारी मदद के अनुपम मिश्र ने देश और दुनिया के पर्यावरण की जिस तल्लीनता और बारीकी से खोज खबर ली है, वह कई सरकारों, विभागों और परियोजनाओं के लिए संभवतः संभव ही नहीं हो पाया था। उनकी कोशिश से सूखाग्रस्त अलवर में जल संरक्षण का काम शुरू हुआ, जिसे दुनिया ने देखा और उसकी सराहना भी की। सूख चुकी अरवरी नदी के पुनर्जीवन में उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही है। इसी तरह से उत्तराखंड और राजस्थान के लापोड़िया में परंपरागत यानी परंपरा से चले आ रहे जो जल स्रोत हैं उसके पुनर्जीवन की दिशा में भी उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है। साथ ही पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष रूप से चर्चित है। पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदें। पसीने में तरबतर चलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। पसीने में तरबतर अर्थात लथपथ भीगे हुए, चलवांजी यानी कुएं की खुदाई और चुनाई में लगे हुए जो लोग होते हैं, इस कार्य को करने वाले जो कुशल लोग होते हैं, वह कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कुएं, कुएं का स्त्रीलिंग है कुई, और पतला आकार में पतला कुआं जो होता है वह कुई कहलाती है। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। कुएं की 30 से 35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। यानी राजस्थान में किस तरह से कुएं खोदी जाती है उसका उल्लेख किया जा रहा है कि कुएं को खोदने वाले को चैलवांजी कहते हैं। कुएं की खुदाई शुरू हो चुकी है, 30-35 हाथ खुदाई हो चुकी है, और जो भीतर बैठकर खुदाई कर रहा है वहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। कुएं का जो व्यास है यानी घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे चलमवाजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी। उखड़ू बैठे मतलब पंजे के बल घुटने मोड़ का जो बैठे हैं चेलमवान जी, उनकी पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह, यानी इतनी सकरी जगह है में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता, और उस सकरी जगह में खुदाई का कार्य, कुएं खोदने का कार्य कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जाती है। बसोली एक औजार है, उस बसोली से खुदाई की जाती है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। वह छोटी डंडी का और छोटे फावड़े जैसा एक औजार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। जो नुकीला सिरा है उसका वह लोहे का बना है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, और जो हत्था है जिससे पकड़ कर लकड़ी खोदी जा रही है, मिट्टी खोदी जा रही है, वह लकड़ी का बना है। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। कुएं की जो गहराई है उसमें मेहनतकश जो कार्य किया जा रहा है, मिट्टी को खोदा जा रहा है, तो वहाँ धीरे धीरे गर्मी का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं।
कुएं के अंदर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी गर्मी को कम करने के लिए ऊपर खड़े जो लोग होते हैं वे जोर जोर से मिट्टी कुएं के भीतर फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोंटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इससे क्या होता है कि ऊपर की जो ताजी हवा है वह नीचे कुएं के भीतर जाती है और गहराई में जो जमा इकट्ठी हो चुकी जो दम घोंटने वाली जो हवा है, गर्म हवा, वो ऊपर लौट आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलमवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इतनी ऊंचाई से फेंकी जा रही जो रेत के कण हैं वो नीचे कुएं में काम कर रहा जो चेलमवांजी है उसके सिर पर भी लग सकती है। इसलिए वे अपने सिर पर, इसी कारण से चेलमवांजी अपने सिर पर कांसे, पीतल, तांबे के या पीतल के या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। किसी अन्य धातु का एक बर्तन अपने सिर के ऊपर टोपी की तरह पहने रहता है जिससे कि ऊपर से कोई चीज गिरे तो उसके सिर पर न लगे। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलमवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। नीचे जब थोड़ी खुदाई हो गई तो चेलमवांजी के पैरों के आसपास में मलबा, मिट्टी जमा हो गई है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और ऊपर कुएं में रस्सी से एक छोटी सी डोली या एक बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है और कुएं के अंदर जो खोदी गई मिट्टी है वह इस बाल्टी के अंदर भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। पूरी सावधानी से ऊपर बाल्टी जब खींची जाती है फिर भी उसमें से कुछ रेत के कण, कंकड़ और पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलमवांजी का सिर बचाएगा और जो चेलमवांजी ने धातु की टोपी पहन रखी होती है वह टोपी चेलमवांजी का इन चीज़ों से सिर बचा लेता है। चेलमवांजी यानी चेजारो, चेलमवांजी कुएं खोदने वाले को क्या कहते हैं? चेजारो भी कहते हैं। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, ये लोग कुएं की खुदाई करते हैं, विशेष रूप से कुएं की चिनाई करते हैं, उसके अंदर की चुनाई करते हैं वे। यह काम चेजा कहलाता है। कुएं को खोदना और उसकी चुनाई करना यह कार्य चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। चेजारो जिस कुएं की रचना करते हैं, जिस कुएं को बनाते हैं, वो एक साधारण सी वस्तु या साधारण सी चीज नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुएं को कहते हैं बहुत छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटी भी केवल व्यास में ही है, यानी ये गोलाई में ही छोटी है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं और उसकी गहराई तो कुएं की बिल्कुल भी कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। राजस्थान में अलग अलग जगह जो कुएं खोदी जाती है तो उसके पीछे एक विशेष कारण होता है, पानी की उपलब्धता और ज़मीन के भीतर की जो लेयर्स होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। इस कारण से कुएं की जो गहराई है वो कुछ कम ज़्यादा होती रहती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुएं से एक और अर्थ में बिल्कुल अलग है कुएं से। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है। कुआं भूमि का जो जल है उसको पाने के लिए बनाया जाता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। लेकिन कुएं भूजल से, भूमि का जो जल है, जमीन के भीतर का जल है, उससे वैसे डायरेक्ट नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। कुएं जो होती है वो वर्षा का जल है, बारिश का पानी है, उसको बहुत ही अनोखे तरीके से समेटती है, इकट्ठा करती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती और ऐसे समय भी जब वर्षा नहीं होती है उस समय भी कुएं वर्षा का जो पानी जमीन के भीतर समा जाता है उसे धीरे धीरे इकट्ठा करती है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यानी कुएं के अंदर न तो सतह के ऊपर ऊपर जमीन के ऊपर बहने वाला पानी होता है, न ही भूजल, ने ही भूमि के भीतर का जल है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यह तो अनंतता, अनंत, नेति नेति धीरे धीरे जो अनंतता वाला पानी जो है उसका एक पेचीदा, एक गंभीर, एक जटिल मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है।
यानी मरुभूमि में जो रेत का विस्तार है, रेत का फैलाव और रेत और जो गहराई है वह अथाह है, बहुत अधिक है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। मरुस्थल में, राजस्थान में वर्षा, बारिश यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो भी उस वर्षा का पानी जमीन में समाते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। लेकिन कहीं कहीं राजस्थान की जो मरुस्थल की भूमि है वह रेत की सतह से, रेत की जो लेयर्स है उससे नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ के नीचे एक जो खड़िया पत्थर होता है उसकी एक पट्टी, उसकी एक लेयर रहती है। ये पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ये जो लेयर है, खड़िया पत्थर की लेयर, ये पट्टी, यह जहाँ भी है ये जमीन के भीतर भीतर रेत के नीचे दबी रहती है। इस कारण से ऊपर से तो ये दिखाई नहीं देती। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। यानी ऐसे क्षेत्रों में जब बड़े कुएं खोदे जाते हैं तब उस कुएं से जब मिट्टी निकाली जाती है तो मिट्टी में हो रहा जो परिवर्तन है, जैसे जैसे गहराई में मिट्टी खोदी जाती है तो मिट्टी का रंग रूप परिवर्तित होता रहता है, बदलता जाता है। उससे पता चलता है खड़िया पट्टी किस स्थान पर कितनी गहराई में विद्यमान है। बड़े कुओं में पानी तो 150 से 200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। जो बड़े कुएं होते हैं उसमें पानी 150 से 200 हाथ नीचे गहराई में निकल आता है, लेकिन अधिकांशतः वह पानी खारा होता है राजस्थान में, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती है। इसी कारण से इन क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में कुइयों की रचना की जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है और खड़िया पत्थर की जो पट्टी है उसको खोजने में पीढ़ियों का अनुभव काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यानी वर्षा का पानी है वह किसी क्षेत्र में एकदम ज़मीन के भीतर नहीं बैठ जाता है, एकदम ज़मीन के भीतर सोख लिया नहीं जाता है, तो पता चल जाता है कि इस क्षेत्र में एक खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है। विद्यार्थियों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो मिडिल लेयर है उस मिडिल लेयर से ही पानी को इकट्ठा किया जाता है और वह लेयर है खड़िया पत्थर की लेयर, और यहाँ जो वर्षा का पानी है यहाँ इकट्ठा होने लगता है और वहीं से फिर वर्षा के पानी को धीरे धीरे कुएं के रूप में परिवर्तित किया जाता है और इकट्ठा किया जाता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ये जो खड़िया पत्थर की पट्टी होती है ये वर्षा के जल को गहराई में जाकर खारा जो भूमि का जल है वहाँ जाकर मिलने से रोकती है। इस स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। और ऐसी स्थिति में जो वर्षा का पानी है वह पानी सतह के नीचे चल रही जो पथरीली पट्टी के बीच में अटक कर नमी की तरह, एक मॉइस्चर की तरह अटक जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। तेज गर्मी जब पड़ती है तब ये जो नमी है, ये जो मॉइस्चर है ज़मीन के भीतर, वह भाप बनकर उड़ जाने की संभावना बनती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। लेकिन ऐसे जो क्षेत्र होते हैं जहाँ जो मॉइस्चर है वह भाप बनकर उड़ने की संभावना रहती है, तो वहाँ प्रकृति की एक और कृपा, एक और उदारता, एक और दयालुता काम करती है। और रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में जो रेत के कण होते हैं वह बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं, और यहाँ मिलने वाली जो रेत के कण हैं वे दूसरी जगह मिलने वाले जो मिट्टी के कण हैं उनकी तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। यहाँ ये मिट्टी के कण रहते तो साथ साथ हैं, एक साथ पड़े रहते हैं, लेकिन वहाँ अलगाव भी है, बिखराव भी है, सब कण अपने आप में अलग है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। जिस मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं वह मिट्टी के कण क्या करते हैं, अपनी जगह भी छोड़ते हैं। इसलिए
वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। इसी कारण से जब मिट्टी के कण आपस में चिपक जाते हैं तो जमीन के भीतर का कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी, ये मिट्टी की एक प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि भाई इस तरह की मिट्टी होती है। दोमट मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो इस क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं। यानी जहाँ दोमट और काली मिट्टी के क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ वर्षा जब बंद हो जाती है, वर्षा बंद होने के बाद जब धूप निकलती है तो मिट्टी के कण आपस में चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत में और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। और धरती के अंदर जो नमी इकट्ठी होती है, मॉइस्चर इकट्ठा होता है, तो इन दरारों में, या जब धरती में, जमीन में दरारें आ जाती है, तब सूर्य की जो गर्मी पड़ती है, तब वह दरारों के माध्यम से जो नमी थी, जो मॉइस्चर था, वह भाप बनकर वापस वातावरण में लौटने लगता है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। लेकिन राजस्थान में जो बिखरे रहने में ही उनका संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। मरुस्थल में, राजस्थान में रेत के जो कण हैं वे समान रूप से बिखरे रहते हैं, सब अलग अलग हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं है, आपस में रेत के कणों में लगाव, जुड़ाव नहीं है, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। इस कारण से उनमें अलगाव भी नहीं होता। अर्थात यदि रेत के कण आपस में मिल जाते, लगाव होता, तो सूर्य की गर्मी पाकर वह जमीन को छोड़ देते, जमीन में दरारें आ जाती और वह जमीन से अलग हो जाते। इसलिए कहा यहाँ परस्पर लगाव नहीं, आपस में लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता, इसलिए वह अलग भी नहीं होते हैं, भूमि पर ही रहते हैं। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। जब पानी गिरता है वर्षा का, तब ये मिट्टी के कण हैं वे थोड़े भारी तो हो जाते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। इसी कारण से जो मरुस्थल की भूमि है वहाँ धरती पर दरारें नहीं पड़ती हैं। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। मिट्टी के इन कणों के कारण जो भीतर समाया हुआ वर्षा का जल है वह जमीन के भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, एक और तो जमीन के भीतर चल रही जो खड़िया पत्थर की जो पट्टी है वह इनकी रखवाली करती है, और दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा रहता है। दूसरी ओर रेत के जो असंख्य मिट्टी के कण हैं उसका पहरा रहता है। इस कारण से जमीन के भीतर समाया हुआ पानी मॉइस्चर बनकर, भाप बनकर उड़ता नहीं है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। उस क्षेत्र में बरसी हुई जो बारिश की बूंद बूंद है वह रेत में समा जाती है और नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह है, चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। और ऐसे स्थल पर यदि कुई की रचना की जाए, कुई बना दी जाए, तो कुई का जो पेट है, कुई के अंदर उसकी खाली जगह, कुई के अंदर जो खाली जगह है वहाँ चारों तरफ जो रेत है, तो रेत में समाई हुई नमी, रेत में समाई हुई जो मॉइस्चर है, नमी है, वह फिर से बूंदों में बदलती है और बूंद बूंद रिसती है, बूंद बूंद टपकती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। और ऐसी स्थिति में कुएं में पानी इकट्ठा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, खारे पानी का जो सागर है राजस्थान, वहाँ अमृत जैसा मीठा पानी उस कुएं में धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। इस वर्षा के जल को, इस अमृत रूपी पानी को पाने के लिए मरुभूमि के जो समाज है, राजस्थान के जो समाज के लोग हैं, उन्होंने खूब मंथन किया, खूब चिंतन, खोजबीन की, अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। अपने जो अनुभव है उन अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया। भाई किस तरह से हम इसको, उस अनुभव को व्यवहार में लाकर पानी की रक्षा कर सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, पानी अपने उपयोग के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। और राजस्थान का जो मरुस्थल का जो समाज है, उन समाज ने अपने ज्ञान, व्यवहार और खोजबीन के आधार पर पानी को इकट्ठा करने का जो शास्त्र विकसित किया है, तो उन शास्त्र के समाज ने, उन प्राचीन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जमीन के भीतर उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी। पहला रूप पालर पानी कहलाता है।
यानी पालर पानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी पालर पानी कहलाता है। ये धरातल पर ज़मीन पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है, और इस पानी को नदी में, तालाब में रोका जाता है, इकट्ठा किया जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। यहाँ जो आदि शब्द किया गया है, नदी और तालाब आदि, उसमें बहुत कुछ छिपा है और उसका विवरण आगे कहीं और मिलेगा और उसके बारे में विस्तार से आगे आपको और कहीं पढ़ाया जाएगा। दूसरा है पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। यह भूजल कुओं में से निकाला जाता है। विद्यार्थियों, आप अपने मोबाइल पर देखिए, यहाँ मैंने आपको कुछ चित्र दिए हैं कि भाई पालर पानी का किस तरह से इकट्ठा किया जाता है। बरसात का पानी है, यहाँ देखिए आप इस चित्र के माध्यम से कि किस तरह से बीच में अवरोध देकर, मिट्टी डालकर वर्षा का पानी को शुद्ध करके अंदर इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी यानी कुओं का पानी, और कुएं खोदकर पानी निकाला जाता है, वह पाताल पानी कहलाता है। तीसरा है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी। यानी पालर पानी जमीन के ऊपर बहने वाला पानी, पाताल पानी जमीन के भीतर रहने वाला पानी, और पाताल पानी और पालर पानी के बीच में जो तीसरा रूप होता है उसे कहते हैं रेजानी पानी। ये रेजानी पानी क्या होता है? मिडल लेयर ऑफ वाटर कहलाती है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है। जमीन से तो नीचे उतर गया है, लेकिन पाताल में जो पानी नहीं मिल पाया है वह रेजानी पानी है। और जमीन से तो नीचे उतर गया है, लेकिन पाताल में नहीं मिल पाने के पीछे कारण क्या है कि उस क्षेत्र में जमीन के भीतर, मिट्टी के भीतर खड़िया पत्थर की एक लेयर है, एक परत है। इस कारण से वह पानी पाताल में नहीं मिल पाता है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। वर्षा कितनी हुई उसको नापने के लिए, उसकी मात्रा को नापने के लिए भी इंच और सेंटीमीटर का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। और रेजा का जो माप होता है वह धरातल पर जमीन पर हुई वर्षा को ही नहीं, बल्कि जमीन के भीतर समाई हुई वर्षा का जो पानी है उसको भी नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहते हैं। मरुस्थल में इतनी वर्षा हो कि पानी 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को हम 5 अंगुल रेजो कहते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पातानी पानी से अलग बना रहता है। रेजानी पानी जो होता है वह खड़िया पत्थर की जो पट्टी मिट्टी के भीतर है उस कारण से पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यानी जिस क्षेत्र में खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं होती है तो वहाँ जो रेजानी पानी होता है वह क्या करता है, धीरे धीरे जाकर पाताली पानी में मिल जाता है और अपना जो विशिष्ट एक अद्भुत स्वरूप है, अपना रूप है, अपनी मिठास है, उसे खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी गहरा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। बताया कि यदि किसी जगह भूजल जो है, भूमि का जल है, पाताली पानी, वह यदि खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। रेजानी पानी वैसे तो मीठा होता है, लेकिन जिस क्षेत्र में भूजल खारा है उसमें मिलकर रेजानी पानी भी खारा हो जाता है। विद्यार्थियों, पाठ के शेष अंश का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।